आस्था की बात हो तो तीर्थ राज के नाम से इस जगह को जाना जाता है। जी हाँ, प्रयागराज में हम मौजूद हैं और आस्था किस तरह से जुड़ी हुई है इस शहर के साथ, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आस्था के साथ साथ जब विकास की बात होती है, विकास का नारा दिया जाता है, तब देखने में आता है कि क्या वाकई में शहर में बदलाव आया है या नहीं, या यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन में आखिर क्या बदलाव लाया गया है। इसी विषय पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और क्योंकि हम बात विकास की आस्था के साथ जोड़कर कर रहे हैं तो क्यों ना शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही की जाए। मनीष जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। कुंभ जिस तरह से यहाँ पर हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी और सबने उन तस्वीरों को अलग अलग तरीके से बात की उसकी, और माना गया कि बेहद अच्छे तरीके से कुंभ को ऑर्गेनाइज करने का एक श्रेय आप लोगों की सरकार को, पार्टी को दिया गया। लेकिन क्या आस्था के साथ विकास की पटरी पर भी प्रयागराज को आप दौड़ा पाए हैं या नहीं, यही मेरा सवाल है। धन्यवाद रीमा जी। हाँ, करोड़ों करोड़ों वर्ष से मैं ही तीर्थराज प्रयाग हूं, अभी उद्घोषक ने भी कहा। और प्रयागराज का नाम जैसे ही गुंजित होता है तो मन में अपने आप एक अध्यात्म की, एक सांस्कृतिक धारा बहने लगती है। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि इसी जो इस पूरब के ऑक्सफोर्ड का नाम आपने लिया शुरुआत करते हुए, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र होने का अभिमान भी है हम लोगों को। और लगता ऐसा है कि जीवन में जो कुछ भी है वो इसी प्रयाग और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाते से है। देखिए, प्रयाग कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के पश्चात सबसे पहला यज्ञ यही किया था। और इस पावन नगरी के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं और उनका वेड़ी माधव मंदिर सबके स्मरण में होगा ही, सभी लोग प्रयाग के वासी हैं। अब मैं शुरू करता हूं कि देखिए, आपने कुंभ की बात की। 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और सौभाग्य से हम लोगों को 108 साल पूरे होने का जो कुंभ हुआ था, जो महाकुंभ हुआ था, उसका भी प्रत्यक्ष अनुभव है। और यह भी सौभाग्य था कि उस समय उत्तर प्रदेश में आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में उस समय भी कुंभ हुआ था। देखिए, इस पूरे प्रयाग का जो महात्मा है, इस पूरे प्रयागराज की जो पहचान है, वो पुराणों से लेके आज तक, और कभी भी प्रयाग का महत्व घटा नहीं। पुराणों में आप उठाकर पढ़ लीजिए, गुप्त काल में, मौर्य काल में, 15वीं शताब्दी में इसका नाम प्रयागराज से बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, जिसको 2018 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से पुराना गौरव वापस करते हुए प्रयागराज दिया। और आप रीमा जी आई होंगी प्रयागराज में, अगर आप लखनऊ से आई हो या जहाज से उतर के आई हो, ट्रेन से आई हो, तो आप चौराहों पे अगर जाएंगी तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये धार्मिक नगरी, किसी धार्मिक नगरी में हम आ गए हैं। कहीं शंख दिखेगा, शंख का चौराहा दिखेगा, तो कहीं आपको तमाम देवी देवताओं के दर्शन होंगे, अश्वमेध के घोड़े के भी दर्शन होंगे, तमाम चीज़ों के दर्शन होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसको डेवलप किया जाए। और उसके नाते से जहां आस्था और धर्म का तो विकास होगा ही होगा, साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी चलेंगी। फिर चाहे वो प्रयागराज हो, दिव्य कुंभ ने इसको एक नई पहचान दी। चाहे अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, उसके नाते से केवल अयोध्या नहीं, आसपास के 8-10 जिलों में आर्थिक गतिविधियां संचालित होने लगी। कुशीनगर में जो एयरपोर्ट हम लेकर आए, उसके नाते से भी उस पूर्वांचल के सुदूर इलाके में भी आर्थिक गतिविधियां संचालित हुई। विश्वनाथ धाम का निर्माण आपने देखा ही, मां विंध्यवासिनी धाम का भी निर्माण हो रहा है। तो इसको एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में प्रयाग एक महत्वपूर्ण स्थान है। और जो मैं 15-30 सेकंड में खत्म करूंगा। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, हमारी सरकार आने के बाद जो बदलाव आया है और जिसके नाते से आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है, मैं उस पर तुरंत बात करूंगा। देखिए, सभी शहरों की तरह यहाँ भी एक जाम बड़ी समस्या थी। रिकॉर्ड समय में रामबाग का जो ओवरब्रिज है हमारी सरकार ने पूरा किया। हम लोग जहाँ बैठे हैं, यहीं बगल में माननीय उच्च न्यायालय है, उसके सामने जाम की पराकाष्ठा थी। जो कानपुर जाने वाले लोग थे उनको सहित आम नागरिकों को समस्या होती थी। ये दोनों ओवरब्रिज रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ।
तमाम नए इसके नाते से नए आर्थिक गतिविधियों का संचालन शुरू हुआ है। एयरपोर्ट का संचालन हमारी सरकार ने शुरू किया, सड़कों का संजाल बिछाया और इलाहाबाद की कनेक्टिविटी को अच्छा किया। इसके नाते से नए उद्योग धंधे रोजगार के अवसर आए। ठीक है, ठीक। मनीष जी, बहुत लंबी आपने तो फहरिस्त यहाँ पर गिनाई कि किस तरह से विकास के काम हुए हैं। के राय जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी लगातार कैंपेन यही कर रही है कि विकास के पथ से ये चुनाव अब हट चुका है, लेकिन अभी हमने मनीष जी को सुना, जिस तरह से उन्होंने बताया कि विकास की जो बयार यहाँ पर बह रही है, खासकर प्रयागराज में आस्था के साथ जुड़कर, क्या कहेंगे आप? प्रयागराज में आस्था के साथ विकास की बहस बहुत ही प्रासंगिक है। मनीष जी ने उसे अच्छी तरह से रखा भी। करोड़ों लोगों ने इसमें संदेह नहीं कि बताया गया दूरदर्शन के द्वारा कि यहाँ पर स्नान किया, ये सबने देखा भी, लेकिन जो चीज़ लोगों ने नहीं देखा वो मैं बता रहा हूँ, और वो मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, वो सरकार के आंकड़ों से मैं लाकर आपके सामने रख रहा हूँ। अर्ध कुंभ को कुंभ घोषित किया गया, 8,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। सीएजी की रिपोर्ट, इसी सीएजी की रिपोर्ट पे धज्जी उड़ गई थी राहुल गांधी और राजीव गांधी और तमाम लोगों की, विनोद राय के। सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि इस कुंभ में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह बहुत दुखद है। मनीष जी की सरकार में बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, इनको इस सरकार के सामने लाना चाहिए कि ऐसे लुटेरों को पहले कटघरे में खड़ा किया जाए, जिन्होंने 600 करोड़ का, यह सरकारी रिपोर्ट में। दूसरी चीज, मीडिया ने कहा 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेलवे कह रही है 42 लाख टिकट हमने बेचा। रोडवेज कह रही है हमने 5 लाख टिकट बेचा। तो आप 5 गुना बढ़ा के इसलिए बता रहे हैं कि उसके बजट का जस्टिफिकेशन हो, कि लूट का बंटवारा हो, अधिकारी माला माल हो, मंत्रियों को माला मिठाई से लाद दिया जाए। कुंभ उनके लिए नहीं है जो 5 स्टार के हट्स में यहाँ रहते हैं। कुंभ उनके लिए है जो रामबाग से लेकर और प्रयाग रेलवे स्टेशन से पैदल जाते हैं, गठरी मोटरी लेकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और फिर पैदल अपने लौट आते हैं। नहीं, के राय जी, मैं थोड़ा सा मैं एक चीज और जोड़ दूं उसमें, विकास का एक बहुत और सुंदर उदाहरण। ये जो बात आपने अभी बोली है, तो वहां ये पर रिकॉर्डेड है। नहीं, तो जो आम लोग आते थे, आपका ये कहना है उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुविधा नहीं थी। हाँ। वो कुंभ को वो लोग जिंदा रख रहे हैं जो किसान परिवार के हैं, जो गरीब हैं, जो गांव के दूर दराज गांव से आते हैं, अपनी आस्था से आते हैं, उनके लिए भी सुविधा होती है। हाँ। लेकिन उनके लिए वो सुविधा नहीं होती है जो सुविधाएं उन लोगों के लिए होती है जो यहाँ फीता काटने आते हैं। मैं कह रहा हूँ कुंभ की मूल आत्मा इस देश का आम आदमी, इस देश का आम किसान है, वीआईपी नहीं है, हम भी नहीं हैं। दूसरी चीज जो विकास की एक बात मैं कहना चाहता हूं, इलाहाबाद में पिछले 5 साल में यह भी रिकॉर्डेड है, मेरा स्वनिर्मित नहीं है, 43 लड़कों ने, आदरणीय मनीष जी ने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, वहां हम भी पढ़े, ये भी पढ़े, समकालीन थे हम लोग, 43 लोगों ने आत्महत्या की बेरोजगारी के नाम पर। और दुर्भाग्यपूर्ण है, और शर्मिंदा हूं मैं कहते हुए, कि मेरे यूनिवर्सिटी की 8 लड़कियों ने भी सुसाइड किया। यहाँ के हॉस्टल्स में, जो प्राइवेट हॉस्टल्स है, और सबकी चिट्ठियों की भाषा एक है, पापा हमें माफ करना, मैं जो निर्णय ले रहा हूं अपने जीवन का अंत करने के लिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने परीक्षा फॉर्म भरा, मेरी माँ का इलाज रोककर मुझे पैसा दिया जा रहा है, लेकिन 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, परीक्षा नहीं हो रही है। तो अगर इस आस्था की नगरी में अगर नई पीढ़ी आत्महत्या करने लगे, हाँ, तो एक संवेदनशील सरकार को इस पे सोचना चाहिए। आपने 2 अहम पॉइंट्स यहाँ पर राय साहब उठाए हैं। एक तो आपने जो उस पर सवाल खड़ा किया कि भ्रष्टाचार हुआ कुंभ के टाइम पर, और दूसरा ये आपने, मैं नहीं कर रहा हूं, तो आपने सवाल यहाँ पर इस बात को उठाया है, और दूसरा आपने मुद्दा उठाया कि किस तरह शिक्षा को लेकर यहाँ पर जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। मैं बसपा के पास भी आ जाऊं, लेकिन मनीष जी क्विक रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने एलिगेशंस लगाए 2 अहम आपके ऊपर। देखिए 19 मार्च 2017 को, मैं तथ्य रखा हूँ, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और प्रयाग में रोजगार और शिक्षा को लेकर कोई झूठ बोलकर नहीं जा सकता, ऐसा मैं मानता हूं। जो लोग ऑडियंस हैं वो हमसे ज्यादा विद्वान हैं, मैं सबको पहचानता हूं, लगभग लोगों को।
देखिए 19 मार्च 2017 के पहले जब यहाँ जो सरकार थी, यहीं के विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग के पट पर लिख दिया था फलाने सेवा आयोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जात का सबको पता है। 38 जो एग्जाम थे वो चैलेंज थे माननीय उच्च न्यायालय में, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं आदरणीय के राय जी, उसी उच्च न्यायालय में 38 रिजल्ट चैलेंज थे। 2011 से परीक्षाएं लंबित थी सपा बसपा की सरकारों की, जो नहीं पूरी हुई थी। जब हम आए तो हमको चैलेंज था, पहले लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन था उसको बर्खास्त कौन किया था? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने किया था। तस्दीक करेंगे के राय जी, किस पे? भ्रष्टाचार के आरोप में। और बचाने कौन गया था? किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, वो स्वयं मुकदमा लड़े तो कोई बात नहीं। अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और अनिल यादव के लिए पक्ष में मुकदमा लड़ते हैं। तो हमारी सरकार आई, हमने सभी आयोगों का गठन किया। 5 लाख सरकारी नौकरियां, मैं कह रहा हूं सरकारी, जो निजी क्षेत्रों में एमएसएमई के सेक्टर में है वो 3 करोड़ नौकरियां हैं। 5 लाख सरकारी नौकरियां हमने दी। और आदरणीय के राय जी जिसका पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने 2 लाख दी थी और 68,000 केवल बीएसपी ने दी थी। ये तथ्य है, अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जरा बसपा के पास भी जाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सपा और बीजेपी की जो लड़ाई है वो तो चुनाव में भी दिख रही है, लेकिन बसपा को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इलाका जो कभी बसपा के लिए बहुत अहम माना जाता था, आपकी पार्टी क्या अप्रासंगिक हो गई है इस चुनाव में, या कहां पर खड़ी है? वो जोश कहां है जो बसपा का दिखाई देता था? धन्यवाद। जोश के बारे में मुझे कहना है कि कल हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन प्रणवी मायावती जी का कार्यक्रम था और सारे विपक्षियों ने उस रैली को देख के दंग रह गए और हम ही सिर्फ लड़ाई में हैं। हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पे दबे कुचले गरीबों का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आस्था के नाम पर लूट हुई है। के राय जी ने कहा है 8,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। हमारे घर के पास बालसन चौराहे में 10 दिन से उसी मेन चौराहे पे जहां 8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 2 साइड से पानी बह रहा है। ये है इनका विकास। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, विकास के नाम पे इन्होंने जो चौराहे और सड़कों को बढ़ाया है, उसमें स्ट्रीट फूडिंग, जैसे जैसे बेचारे गरीब लोग अपनी छोटी छोटी झोपड़ी लगा के, दुकान लगा के अपनी छोटी रोजगार करते थे, सुबह काम करके शाम को खाना बनाने के लिए पैसा ढूंढते थे, चाहे वो पान बेचता हो, चाहे वो मसाला बेचता हो, चाहे वो चाय बेचता हो, चाहे वो पकौड़ी बेचता हो, इन सब को उन्होंने मार के बाहर कर दिया। 8 महीने विकास के नाम पर पूरा इलाहाबाद धूल से भरा हुआ था। कम से कम 700-800 लोग को हड्डियों की बीमारी हो गई, कोई चल नहीं पा रहा था, मोटरसाइकिल से चलने की स्थिति नहीं थी। इन्होंने विकास के नाम पे लूट करावा कुछ नहीं किया है। गोस्वामी जी, मैं इससे पहले कि उनके पास जाऊं, आपसे मैं ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है। हम जब से यहाँ पर आए तो जनता ये सवाल लगातार पूछ रही है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और जब बसपा सत्ता में थी, तब प्रयागराज को लेकर क्या किया गया था? प्रयागराज में हमारी जब सरकार थी तब हमने भी कुंभ कराया है। हाँ, तो हमारी बात तो कोई सुनते ही उस कुंभ में और इस कुंभ, अरे क्यों नहीं सुनते? आपकी बात बताएं। हमारे कुंभ में कुछ हादसा हुआ, कोई बेईमानी हुई, किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ? नहीं कहा, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। हमारी बहन माता मायावती जी से मजबूत मुख्यमंत्री कोई हुआ ही नहीं। आज भी लोग याद करते हैं, पछता रहे हैं इनके बहकावे में आके, और आज मजबूत मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो ये जो दिव्य और भव्य कुंभ दिखाई दिया था, वो आपको लगता है एक प्रोपेगेंडा था सिर्फ, या मतलब तस्वीरें जो आ रही थी था? फिल्म स्टार को बुला के तो ये ड्रोन से वो करा रहे थे, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ दिखा रहे थे। माननीय के राय जी ने कहा कि अर्ध कुंभ को इन्होंने कुंभ बना दिया। इससे ज्यादा झूठे लोग कहाँ हैं यहाँ पे? और सुनिए, इलाहाबाद की प्रतिष्ठित पुलिस मुख्यालय उठा के लखनऊ ले गए। और सुनिए, विकास के नाम पे विश्वविद्यालय की छलदवारी को छोटी कर दी गई। यहीं पे जीएचएस स्कूल है, विकास के नाम पे बच्चे जो खेलते थे उनका मैदान छोटा कर दिया गया। और एक भी अस्पताल नहीं खुला नया, एक भी अस्पताल खुला हो तो आप बताइए, एक भी स्कूल इन्होंने बनाया हो तो बताइए, एक भी मॉडल स्कूल बनाया हो तो बताइए, एक भी नहीं बनाया। देखिए रीमा जी, ना आप भारतीय जनता पार्टी की बात मानिए न इनकी मानिए। अपने कैमरों को ले चलिए, फाफा मऊ से लेकर आइए, चाहे झूसी से लेकर आइए, इस तरह डिबेट नहीं होती। आपने कहा। और या तो संजय गोस्वामी जी के घर भारद्वाज आश्रम के बगल ले चलिए, इनसे कहिए अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दे कि भारद्वाज आश्रम का वो चौराहा हमारी सरकार के पहले कैसा था, वो आश्रम कैसा था। और या तो इनके घर से चलिए संगम तक, ये अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दें। स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, इनके घर से लेकर
आप चलिए मेडिकल चौराहे तक, सारे स्ट्रीट फूड के चौराहे से आप बाएं घूमिए संगम की तरफ, वो चाट वाला अभी भी कल भी लगा कर बैठा था। संजय जी कैसी बात करते हो आप? नहीं। आप समझ रहे हो कि मैं लखनऊ से आया हूँ? मनीष जी उनका तो ये कहना है कि नहीं। उन्होंने कुंभ कराया तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे भैया हमारे ऊपर ये आरोप है। नहीं एक मिनट, हमारे अच्छा ठीक है, हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट भैया, नेताजी को सुन लीजिए। हमारे ऊपर ये आरोप है, इन्होंने ये आरोप लगाया कि अर्ध कुंभ की भव्यता आपने क्यों कुंभ की तरह कर दी, हमारे ऊपर ज्यादा करने का आरोप है। और के राय जी ने कहा 8,000 करोड़ का बजट था, 600 करोड़ का घोटाला हो गया। और बहन जी और आगे निकल गए, इन्होंने कहा 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया। और जोक ऑफ डे, इन्होंने कहा मायावती जी भ्रष्टाचार नहीं करती, ये जोक ऑफ डे है। अच्छा ठीक है, मैं लालू जी को जरा एक मिनट इस चर्चा में ले आना चाहती हूँ। लालू जी, व्यापार मंडल की तरफ से आप पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम तस्वीरें देखते हैं सिविल लाइंस की, प्रयागराज की या कुंभ की, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक तरीके से ये वो शहर है जो कि 12 महीने जीवंत रहता है और यहाँ पर हमेशा लोगों का आना जाना इसी तरह चलता रहता है। बहुत बड़ी चुनौती है ये, इसको बदलाव की दिशा में लाना या विकास की दिशा की तरफ बढ़ना, या आपको लगता है कि कर पाने में संभव हो रहा है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो विकास की बात कर रहे हैं और ये विकास जो हमारे नगर में हुआ है प्रयागराज में, ये किसी से अनदेखा नहीं है। अगर आप 5 वर्ष पूर्व चले जाएं तो जो आज नगर की स्थिति थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा व्यापार बढ़ा है, व्यापारी संतुष्ट हुए हैं। और केवल व्यापार बढ़ने की बात ही नहीं होती है, व्यापारियों में एक निर्भीकता और जो मन में एक भय होता है वो निश्चित रूप से योगी सरकार में बहुत कम हुआ है। भारतीय जनता की पार्टी में व्यापारी ने अपने आप को एक सम्मान की दृष्टि से पाया है। आज के पहले हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई व्यापारी हमारा कोई व्यापार करता था तो माफिया, गुंडा राज, इस तरीके से हमारा व्यापारी डरा रहता था। तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और विकास के साथ साथ जो एक भय का वातावरण हमारे बीच में था, उससे जरूर मैं कहूंगा कि व्यापारी ने राहत पाई है और इसके लिए हम सराहना करते हैं योगी सरकार की। राकेश पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक है दैनिक जागरण के। राकेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम प्रयागराज या हम पूर्वांचल की भी बात करें तो यहाँ पर माफिया राज, गुंडा राज और एक समय में हमने देखा कि किस किस तरह से चेहरे यहाँ पर हुआ करते थे, तब में और अब में कितना बदलाव आया है। अगर हम चुनावी कुंभ इसको नाम दें तो कितना ज्यादा चुनावी कुंभ इस बार के समर में दिख रहा है? आपके इस बात का जवाब देने से पहले एक बात, विकास के इस कुंभ की बात कर लेते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों में एक रस्साकसी चल रही है कि कुंभ तो वही है, संगम भी वही है, तीनों पवित्र नदियां हैं। अब इसमें हुआ क्या कि न कर पाने का मलाल और करने का गुमान, ये दोनों कसक है अपनी चल रही है। खैर, आते हैं कि किस तरीके से माफिया राज का खात्मा हुआ या खात्मा किए जाने का एक शोर किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हुई हैं, ये जनता भी महसूस करती है। काफी चीजें प्रतीकात्मक तौर पे लोगों के घरों को ढहाते हुए देखा गया, लेकिन देखना होगा कि क्या वो जड़ से चीजें समाप्त हो गई या 10-20% का नुकसान करके 100% की बात कह रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि उन माफिया के पीछे अब कुछ और दूसरे लोग पैकिंग में आ गए हैं? थोड़ा इसको ईमानदारी से देखना होगा। बाकी बहुत कुछ हुआ है, इसमें कोई किसी को सुबह नहीं है। इसका आकलन करने की जरूरत है। सरकार इस दिशा में जितना की है वो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं समाज को संदेश देने में सफल हुई है। और वो सफल लोगों को, वो सफलता है जो वो लोगों को सुरक्षा के रूप में महसूस हो रहा है। इस बात को हम सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है के राय जी, क्योंकि कई सारे यहाँ पे माफिया राज को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और इस इलाके की हम बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी को लेकर अभी जो कल ही एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें 5वें चरण के मतदान में जो आपकी पार्टी की लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार अगर किसी के हैं तो आपकी पार्टी के हैं। ये हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कह रही है। 59 में से 42 उम्मीदवार। और उसके बाद जब आप बात करते हैं और चुनाव में मुद्दा बनाते हैं तो आप किस तरह से इस मुद्दे को बना सकते हैं? 5वें चरण को बाकी चारों चरणों से जोड़कर बताइए हमको कि 5 चरणों में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार किस पार्टी के थे, तो स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दागी लोग किन पार्टियों को ज्यादा पसंद करते हैं।
और माफिया मुक्त इलाहाबाद की बात का सच्चाई यही है कि अपने पसंद के माफिया को यहाँ पर स्थापित करने के लिए दूसरे माफियाओं को रास्ते से हटाया गया। आज इलाहाबाद में कौशाम्बी में सबसे ज्यादा जमीन दखल करने वाले, होटलों मल्टीप्लेक्सेस का निर्माण करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले माफिया बहुत सफेदपोश की तरह से, उन्हें आप मंत्री भी कह सकते हैं यूपी का, उन्हें यूपी का विधायक भी कह सकते हैं, उन्हें किसी का कहीं का चेयरमैन भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो सरकार में भी पद शोभित करते हैं और इलाहाबाद और कौशाम्बी के सारे सरकारी संसाधनों पर अवैध रूप से वो कब्जा किए हैं। तो इन माफियाओं पर भी हम लोगों की निगाह पड़नी चाहिए कि जब हम गुजरते हैं तो बड़े बड़े होटल की तरफ बताया जाता है कि ये फलाने मंत्री जी ने खरीद लिया है, ये स्कूल फलाने मंत्री जी का जो 3 किलोमीटर तक मंझनपुर में चला जा रहा है। तो इस पे भी निगाह चलना चाहिए, इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर उन पे भी चलना चाहिए जो कि किसानों पे गाड़ी चला देते हैं। और जहां तक आप कह रही हैं कुंभ का, पूर्ण कुंभ हुआ था माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक मुसलमान मंत्री थे आजम खान साहब। आप 8,000 करोड़ का बजट था, उस समय 800 करोड़ का बजट था। 800 करोड़ के बजट में 78 करोड़ रुपया उन्होंने वापस किया था और ऐसा सुंदर और स्वच्छ और पवित्र कुंभ हुआ था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लड़के यहाँ के मैनेजमेंट को समझने आए थे। और कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि यहाँ के आश्रमों ने, यहाँ के शंकराचार्यों ने, यहाँ के धार्मिक विभूतियों ने आजम खान जी को अपने घर पे बुलाकर, अपने आश्रम में बुलाकर, अपने स्थान पे बुलाकर खाना खिलाया था। ये पैसे के लूट के लिए धार्मिक आयोजन आपने अब जिनका नाम ले लिया है, जिनके ऊपर इतने सारे खुद ही एलिगेशन है, उनके ऊपर मुर्गा चोरी, किताब चोरी और नहीं, उनके इलाके के लोग कह रहे हैं कि गरीब लोग उनके इलाके के कह रहे हैं कि जमीन उनकी हड़पी थी और इसीलिए वो जेल गए। लेकिन खैर में है जिसमें मुर्गा चुराना, किताब चुराना, बकरी चुराना, ये सब शामिल है। सर ये आपका कहना है, लेकिन उनके इलाके के राय साहब लोग कुछ और कह रहे हैं और वो भी आप जानते हैं। और जहां तक आजम खान की आपने बात कही, उस समय के कुंभ की बात कही, तो तब भी जमानत मिल चुका है, जिस तरीके के एलिगेशंस लगे थे वो किसी से छुपे हुए नहीं है। शायद आप उन पर निगाह नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन वो भी चीज सब जगह आ गई थी। ये भी बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने FIR हुए थे और कब वापस हुए, वो किसने वापस किया? केशव प्रसाद मौर्य पे भी हुए हैं। ठीक है, मनीष जी जवाब देंगे इसका। मनीष जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां अपराधी जाते हैं वॉशिंग मशीन से साफ हो जाते हैं। ठीक बिल्कुल। मनीष जी देखिए, दो तीन बातों का मैं जवाब देना चाहूंगा। एक तो आदरणीय के राय जी ने कहा कि आजम खान ने जो कुंभ कराया था पूर्ण, उसमें केवल 600 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 800 करोड़ रुपया, 1000 कहिए वो भी मैं मान सकता हूँ। हमने 8000 करोड़ खर्च किया, जनता का पैसा था, आपका नहीं था। प्लीज देखिए, आप अगर बोल रहा हूँ सवाल पूछ लीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए 1000 करोड़ कहिए तो भी मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं डेटा लेके नहीं बैठा हूँ। देखिए मुझे इस बात का गर्व है कि दिव्य और कुंभ में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 8000 करोड़ रुपए खर्च किए। हिंदुस्तान में जो प्रयाग का जो महात्मा है, अगर उसको बनाने में 8000 नहीं 16000 करोड़ रुपए खर्च हो तो खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही भव्यता दिख रही है आज। दूसरी बात, आजम खान जी जब कुंभ करा रहे थे तो लखनऊ से 200 किलोमीटर की दूरी पूरे कुंभ के दौरान वो पूरी नहीं कर पाए। एक बार भी कुंभ की व्यवस्था को देखने नहीं आए। आदरणीय के राय जी शायद भूल रहे हो, उसी कुंभ के दौरान एक हादसा हुआ था रेलवे ब्रिज के गिरने का। उस दौरान जो लोग घायल हुए थे, प्लीज, जो लोग घायल हुए थे और जितने लोग की मृत्यु हुई थी, उसका हालचाल लेने का समय न श्री आजम खान के पास था, न श्री अखिलेश यादव के पास था। तो यही अगर बड़प्पन है, यही उनकी बड़ाई का विषय है, तो आदरणीय के राय जी आप कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। इस हिंदुस्तान में प्रयागराज में कुंभ में नहीं खर्च होगा तो हज हाउस पे खर्च होगा। ये भी बता दीजिए उन्होंने हज हाउस कितने का बनाया था, जनता को पता डालिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुंभ मेला जो है और माघ मेला, ये सारा का सारा मध्य वर्ग और गरीब वर्ग का मेला है। ये आस्था का जो कार्यक्रम है ये गरीबों और मध्य वर्ग का है। वो लोग अगर आते हैं तभी कुंभ होता है। नहीं गोस्वामी जी, मैं इसमें किसको कहा आपत्ति है? इसमें कहा किसको आपत्ति है? कब किसने कहा इस बात को? मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। हम तो कह ही रहे हैं
कि जो रोडवेज की बसों से सोनौली, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ से चलकर आते हैं, 10-10 घंटे की यात्रा करके आते हैं, सर पे वो अपना गठरी रख कर आते हैं, अपना घास फूस भी लेकर आते हैं जिससे वो अपने कुटिया को सजाते हैं। हम लोगों ने कुंभ को जिया है जाकर जब यूनिवर्सिटी के जीवन में, हमको भी पता है, हमारी क्या आपत्ति है। हम तो उन्हीं लोगों के लिए सुविधा देना चाहते हैं। 5 स्टार के लोग तो कांग्रेस सपा बसपा के समय में भी आते थे, शान से जहाजों से चले आते थे, गाड़ियों से चले आते थे। जो ये सड़कों का निर्माण हुआ है। एक मिनट, नहीं गोस्वामी जी, सवाल दूसरा मैं पूछ लेती हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर योगी कहते हैं कि वो जिन माफियाओं के घर या जमीन कब्जे ली गई सरकार की तरफ से, वहां पर बुलडोजर चलाकर वो गरीब के लिए घर बनवाएंगे, गरीबों को घर देंगे, अगर वो ये नारा लगाते हैं तो इसमें भी कुछ आपत्ति लगती है? देखिए, रही बात गरीबों के काम करने की, तो ये सरकार गरीब के लिए अभी तक तो कुछ की नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मैं माफियाओं से छुड़वा के गरीब को दूंगा, तो चाबी तक दे दिया है उन्होंने, अभी निर्माण हुआ नहीं है और आपने चाबी दे दिया। सपने दिखा रहे हैं। साहब आप भी इसका जवाब देंगे जरा। योगी जी के मुंह से इतना बड़ा झूठ साल में एक आध बार निकलता है, बार बार इतना बड़ा झूठ नहीं। 235 झुग्गी बस्तियां हैं यहाँ पर, गिना हुआ है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन नगर निगम का, पुलिस विभाग का बुलडोजर, उनकी गाड़ियां उन बस्तियों को उजाड़ने के लिए नहीं जाती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जब इन गरीब लोगों को जो दूसरे के घर पे बर्तन मांज के, साइकिल बना के, पंचर बना के गुजारा कर रहे हैं, सड़कों के किनारे रह रहे हैं, उनको उजाड़ा नहीं जाता। अभी उप मुख्यमंत्री जी का भी काफिला गुजरता है, 3 दिन तक एजी ऑफिस तक, रेडियो स्टेशन तक की सारी दुकानें हटा दी जाती हैं। और ये जो आधुनिकीकरण हो रहा है रोड वाइडनिंग के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, उसने सबसे ज्यादा रोजी मारी है ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेवड़ी वाले, ठेले वाले। तो ये तो एक प्रतीकात्मक है कि हम माफिया के जमीन पर बसा रहे हैं। हाँ। लेकिन उजाड़ने वाला जो काम है उसको छुपाने के लिए। लेकिन सर राय साहब, इस पे बीजेपी अपना रिएक्शन दे, ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल ही है कि जब कोई शहर विकास के पथ पर चलता है, आधुनिकता के पथ पर चलता है, तो सड़कें चौड़ीकरण का काम भी होता है, और जिस तरह से हम संगम का नजारा देखना चाहते हैं उसको भी दूसरे तरीके से पेश किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? विकास को आजीविका छीन कर अगर कोई विकास किया जाए, रोजी रोटी से समाज को वंचित करके कोई विकास किया जाए, इसको हम विकास नहीं मानते हैं। विकास के नाम पर आप यहाँ पर महंगी दुकानें खोल दें, एयर कंडीशन मॉल खोल दें, और ठेला पर धंधा करने वाले, रेवड़ी पर धंधा करने वालों के काम छीन ले, ये विकास नहीं होता। विकास तब होगा जब समाज के सबसे निचले पायदान के आदमी की रोजी बिल्कुल। रोटी। मैं लालू जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी कि क्या विकास एक गरीब की झोपड़ी तोड़कर यहाँ पर किया जा रहा है, जैसा आरोप लगा रहे हैं राय साहब? नहीं, मैं इनकी बातों से बहुत सहमत नहीं हूँ। गरीब का, जैसे इन्होंने कहा कि क्या नुकसान हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जो हमारे शहर की स्थिति है, प्रयागराज की स्थिति, और जहाँ तक व्यापारी की बात है, अगर ये कुंभ के परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, तो जब कुंभ का स्नान करने के लिए वो कोई ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी ही आते हैं, एक गरीब आदमी भी छोटे गांव से और पूरे देश और देश दुनिया से यहाँ आता है। इससे हमारे प्रयागराज का नाम अवश्य बढ़ता है, और जो विकास किया है योगी सरकार ने, इसकी अनदेखी कोई नहीं कर सकता। देखिए, जब रेलवे स्टेशन से कोई भी एक स्नान करने वाला अगर रेलवे स्टेशन पे उतरता है, तो एक ऑटो रिक्शा लेकर वो संगम तक पहुंचता है, तो एक ऑटो रिक्शे वाले को उसको उसकी रोजी मिलती है। वो यहाँ आएगा तो किसी होटल में ठहरेगा, तो होटल का व्यवसाय चलता है। यहाँ पुरोहित है, हमारे यहाँ पुरोहित यहाँ वहाँ पहुंचेगा, स्नान करेगा, दान करेगा, तो उससे भी उनका व्यापार बढ़ता है। और जब स्नान करके जाने लगता है तो उसको लगता है कि चलो बेटी बेटे के लिए कुछ अपना यहाँ से कोई सामान लेते चले, कुछ लेते जाएं। तो एक हमारे व्यापार में निश्चित रूप से इन सब चीजों से बढ़ोतरी हुई है। अगर सड़कों का विकास हुआ है, तो सड़कों के विकास होने के साथ साथ व्यापार भी हमारा बढ़ा है। अगर व्यापार नहीं बढ़ा होता, ये सड़कों का निर्माण आखिर है किसके लिए? अगर सुगमता से हमारे काउंटर पे ग्राहक आ सकता है, अगर उन भीड़ भाड़ गलियों में या अतिक्रमण यहाँ पर है, कोई भी, हमें नहीं लगता कि कोई भी ग्राहक चाहेगा कि हम किसी अतिक्रमण की जगह पे जाके सामान खरीदें। तो हर आदमी को एक सुविधा चाहिए और एक सिस्टम के अनुकूल चाहिए, जो मुझे लगता है कि एक सिस्टम बना के सरकार ने दिया है, पार्किंग की व्यवस्था की है। और आप पहले की सरकारों में आप देखिए कि जो जहां जाता था वहां गाड़ियां खड़ी कर देता था। हमारे दुकानों के आगे आपने गाड़ी खड़ी कर दी। आपका कहना है कि सिस्टमैटिक तरीके से विकास हो रहा है, जो बात की गई। एक मैं राकेश जी से जरूर सवाल, राकेश जी आपसे मैं जानना चाहूंगी
कि बुल हुए हैं और खासकर पूर्वांचल की बात करें, इस इलाके की बात करें, तो यही दो मुद्दे हैं जो अब छाए हुए हैं। प्रयागराज में कितना ज्यादा अहम है इन दोनों मुद्दों पर बात करना? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुलडोजर का जो रोल था वो बखूबी इसी शहर से पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। उसने ये दिखाया कि किस तरीके से अगर आप अनर्गल करते हैं और लोगों की जमीन कब्जाते हैं तो वो आपको कभी न कभी लौटाना होगा, और इस शस्त्र से क्या साथ लौटाना होगा कि आपका गुरूर भी चला जाए। तो वो एक चीज हुई। बाकी बचा एक बुल का मसला जो है, देखिए उसमें क्या है ना कि जब हम अपनी परंपरागत चीजों से हटते हैं तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। उसमें कोई सिस्टम कभी विधाता नहीं बन सकता। इंसान को खुद यानी जनता को खुद उसके तरीके निकालने पड़ेंगे। इसी जिले में एक बहुत बड़ा लंबा बेल्ट है जिसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट किया तो अपनी परंपरागत खेती को, उन जो आप बैलों की बात कर रही हैं, आवारा जानवरों की बात कर रही हैं, उससे होने वाले नुकसान की। गंगा यमुना के किनारे के बहुत से किसानों ने क्या किया कि पिछले 4 सालों में अपने आप को कन्वर्ट किया फूलों की खेती पे। अब वो फूल न तो आवारा जानवर खाते हैं न किसी तरीके का नुकसान पहुंचता है। हो ये रहा है उल्टा कि जो वो 1 रुपए कमाते थे या 1 रुपए का कुछ ले पाते थे उन खेतों से, आज वहां से वो 5 रुपए की चीज ले रहे हैं, यानी 4 से 5 गुना वो फायदा ले रहे हैं। उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने तरीका निकाला। इसमें अब थोड़ी मदद और सरकार से भी मिले तो वो इस तरीके की ढेर सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी ये मवेशी संभालने तो सभी को पड़ेंगे ना, ये किसी के बस का नहीं। जैसे आज हमारी पॉपुलेशन अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो ये एक समस्या है, इसके बारे में कोई सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। इसको जब सारे लोग रोकेंगे, अपनी जनसंख्या को रोकेंगे, अपने पशुओं की जनसंख्या का नियोजन करेंगे। देखिए नियोजन से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, वो करना पड़ेगा, उसमें दोनों को साथ चलना पड़ेगा। चलते चलते एक क्विक रिएक्शन में मनीष जी से इसी पर लेना चाहूंगी जो आपने बात कही। आपने बहुत अहम यहाँ पर 2 चीजें बात कही है। आपको लगता है मनीष जी बहुत लेट हो गया बीजेपी को जनता के बीच में जाकर ये बताने में कि किस तरह से अगर मवेशियों का जो मुद्दा है, जो बहुत ही ज्यादा एक जुड़ा हुआ मुद्दा है लोगों से, उस पर सफाई देने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन 365 गुणे 24 गुणे 7 लगातार काम करती है। हमारी सरकार बनने के बाद 100 दिन बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद और प्रत्येक वर्ष हमने अपनी रिपोर्ट कार्ड भी रखी है। और जो मवेशी का इशू पांडे जी ने उठाया है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते से हम लोग उठाने में जरूर संकोच करते रहे, लेकिन उन्होंने जो विषय को रखा है कि ये सबका विषय है, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। और सरकार के स्तर पे, हर ब्लॉक पे, हर जगहों पे ये जो बेसहारा, बहुत लोग इसको कहते हैं कि मवेशी को दूसरे नाम से पुकारते हैं, लेकिन अब ये कह सकते हैं बेसहारा जो गौवंश है या कोई भी मवेशी हैं, उनके लिए सरकार ने योजना बनाई है। अस्थाई गौशालाओं का निर्माण जारी है और निश्चित रूप से समाज को भी आगे आना पड़ेगा इसके। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग कुंभ के नाम पे बात कर रहे हैं चुनाव की, हम लोग महंगाई और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग महंगाई और बेरोजगारी पे क्यों नहीं डिबेट कर रही हैं? महंगाई और बेरोजगारी पे गोस्वामी जी लगातार डिबेट हो रही है और उस पर हम लगातार अलग अलग पैनल में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रयागराज में बैठे हुए हैं इसलिए हमने सोचा कि आस्था पे बात करें। कहा कि धर्म की शिक्षा की नगरी है, 3 साल कोरोना में शिक्षा पर हमारा दूसरा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, जिस पर हम शिक्षा पर बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आगे प्रयागराज को लेकर पता चलेगा। आप बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समय की बाधा, व्यापारी को क्या चाहिए? कोई जी देखिए, व्यापारी के परिप्रेक्ष्य में आपने बात किया, हम व्यापारी हैं और व्यापारी ये चाहता है कि उससे सुरक्षा मिले। जब वो रात में अपना व्यापार करके जाए तो निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर सके। हाँ जी, तो जो ये समय था वो बहुत कठिन था। ठीक है लालू। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था कि चाहे इनकी सरकार होती, हमारी सरकार होती, कुंभ तो इस बार भी होता, 2018-19 और आगे भी होता रहेगा। और कुंभ जब भी होता है सरकारी योजना से होता है। ये जो काम पता है ये योजना है, ये कोई सरकार होती योजना करती, इन्होंने कोई एहसान जनता पे नहीं किया। स्वामी जी, और अब तो वैसे भी 2024 का सबको इंतजार है और उस कुंभ के लिए कोई बात नहीं, 2024 में बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी। की जाने की कोशिश हो रही है और सरकार दावा कर रही है, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ इस विशेष दूसरा पैनल हमारे इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। अध्यात्म, धर्म, संस्कृति की संगम नगरी प्रयागराज के डीडी कॉन्क्लेव में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश राज। इलाहाबाद का अमरूद जो प्रयागराज की कभी पहचान रही, इलाहाबाद की पहचान हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से भी रही, तो हेमवती नंदन बहुगुणा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हम डीडी कॉन्क्लेव के बहाने आपसे रूबरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश सियासी मामलों के जानकार सुनील शुक्ला जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सूरज शुक्ला कांग्रेस के यूथ के प्रवक्ता हैं, यूथ के अध्यक्ष हैं इलाहाबाद के, प्रयागराज के। हम सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे सुनील शुक्ला जी से। सुनील जी, आप उत्तर प्रदेश मामलों के जानकार माने जाते हैं, संसद की रिपोर्टिंग करती रहे। कैसे देखते हैं एक जो उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव का जो सफ़र चल रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जो रोजगार का मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद और विधि व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है। सुनील शुक्ला को क्या उत्तर पर, चूंकि आप घूमते भी हैं, कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा प्रभावी नजर आते हैं? देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी पहली बार 2017 के बाद से पहली बार सत्ता में रह करके सत्ता में दोबारा आने के लिए कोशिश कर रही है। तो इनका जो व्यवहार है, जो राजनीतिक गतिविधियां एकदम अलग तरह की है। आप जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे आप बच नहीं सकते। जैसे रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आप इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद का जितना समीपवर्ती इलाके हैं उसमें सब विद्यार्थी रहते हैं जो रोजगार की खोज में यहाँ पे रह कर पढ़ते हैं कि मुझे रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, पूरे प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आप महंगाई से भी आप मुंह नहीं बंद कर सकते। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती रहीं और किसी ने उसका संज्ञान